नमस्कार। बच्चे हैं अनमोल परिचर्चा के 14वें अंक में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपके सामने पुनः विशिष्ट महानुभावों के साथ उपस्थित हैं। आज की परिचर्चा की अध्यक्षता श्रीमती सुधा तिवारी जी कर रही हैं। सुधा जी, आपका स्वागत है परिचर्चा में। श्रीमती सुधा तिवारी जी वर्तमान में बालिका विद्यालय जानकीपुरम की प्रधानाचार्य हैं। श्रीमती सुधा तिवारी जी के दाहिने श्री नरेंद्र सिंह जी हैं। नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, आपका स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी ने सरकारी नौकरी की, विभिन्न प्रकार के उपक्रमों में जुड़े रहे, समाज के विभिन्न वर्ग से जुड़े रहे। नरेंद्र सिंह जी भाई साहब के दाहिने डॉक्टर शालिनी भसीन जी हैं। डॉक्टर शालिनी भसीन जी, आपका स्वागत है परिचर्चा में। डॉक्टर शालिनी भसीन 32 वर्षों से चिकित्सकीय कार्य में संलग्न है। तो डॉक्टर साहब, एक विषय चल रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो क्या बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे, और अगर बच्चे संक्रमित होंगे तो अभिभावक बच्चों की कैसे देखभाल करें, इस पे मार्गदर्शन करने की कृपा करें। पहली तो बात, धन्यवाद आज मुझको बुलाने के लिए यहाँ पे, और पेरेंट्स को एड्रेस कर सके, बच्चों को एड्रेस करें, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो अब ऐसी पहले काफ़ी समय पहले तो लग रहा था कि शायद ना आए, लेकिन जिस तरह से लोगों ने सेकेंड वेव के बाद सब अपने प्रिकॉशंस लेना कम कर दिया है, उससे तो अब लग रहा है कि थर्ड वेव तो आके ही रहेगी। लेकिन हमें डरना नहीं है। पहले भी हम लोगों ने देखा, आज से 100 साल पूर्व स्पेनिश फ्लू था, और 1918 में उसमें फर्स्ट वेव आई, फिर उसके बाद एक भयंकर सेकेंड वेव आई, फिर लोग डर गए, उन्होंने प्रिकॉशंस लेने शुरू किए, और थर्ड वेव आई, लेकिन वो थोड़ी माइल्डर थी, मतलब फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव की बीच की थी। दुनिया में बाकी हिस्सों में भी थर्ड वेव्स आ गई हैं, तो इसलिए अब हम नकार नहीं सकते कि इंडिया में भी आएगी। लेकिन घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो कि हिंदुस्तान भर के पीडियाट्रिशियंस की बॉडी है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट निकाला जो कि सत्य है कि डेफिनेटली अब जब थर्ड वेव आएगी तो बच्चे भी उतने ही संक्रमित होंगे जितने कि बड़े लोग हैं, लेकिन सिवियरिटी ऑफ डिजीज विल नॉट बी मोर इन चिल्ड्रन। कहने का मतलब है बच्चे और बड़े दोनों को ये बीमारी हो सकती है, लेकिन बच्चों के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसके की वजह से उनको बीमारी सिवियर नहीं होगी, मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं होगी, डेथ्स ज़्यादा नहीं होंगे, सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ ज़्यादा नहीं होगी। तो इसलिए अभिभावकों को डरना नहीं है, और बच्चों को भी डरना नहीं है कि हमें तो वैक्सीन लग नहीं रही है, अब हम पकड़े जाएंगे। ठीक है। दूसरा, हम बच्चों को फ़ोन का बहुत शौक है, उनको बोलें SMS करो। SMS मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, M से मास्किंग, और थर्ड से सैनिटेशन। इसके बाद आपने कहा कि संक्रमित हो गए, अगर संक्रमित हो गए तो अगर मेरे को है तो सबसे पहले मुझे अपने को आइसोलेट करना है। छोटे बच्चे को है तो छोटे बच्चे के साथ जो पेरेंट उसका टेक केयर कर रहा है वो आइसोलेट हो जाए, जब तक फर्दर पता नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा कि कोई संक्रमित है? तो फीवर हो उसको, या खांसी जुकाम हो किसी को, सांस लेने की गति तेज हो जाए किसी की, अब तो इवन स्टमक इन्फेक्शंस विद फीवर, और पेट में दर्द ज़्यादा होना, रैशेस होना, मतलब इस तरह के अब तो सिम्टम्स बढ़ते ही जा रहे हैं जो सामने आ रहे हैं। लेकिन बेसिकली अगर गले में खराश, खांसी, बुखार, ये सब फीचर्स आते हैं तो सब ज़रा सी शुरुआत पे ही अपने को एक कमरे, घर के किसी एक कमरे में आइसोलेट कर लें। बताएं कि भाई मुझे ये तकलीफ महसूस हो रही है, अगले 1-2 दिन में देखते हैं, हो सकता है बर्फ़ का पानी पिया हो उसी से हुआ हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई सीरियस बीमारी हो। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने को आइसोलेट कर लें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नरेंद्र जी भाई साहब, आपने बहुत समय समाज को दिया। हमारे अभिभावकों का एक प्रश्न है कि पहले जो सेवा कार्य होता था उस सेवा कार्य में लोग निस्वार्थ करते थे। वर्तमान में जरा सा भी सेवा कार्य होता है, फ़ोटो खींची जाती है, फेसबुक अपडेट होता है,
तो ये जो समाज की दिशा और दशा बदल गई है पिछले 30-40 सालों में, इस पे आप कैसे समाज का मार्गदर्शन करेंगे? संघ ने सबसे बड़ी बात ये है कि हमने समाज में जब भी जो कार्य किया संघ के नाम से किया ही नहीं, केवल मनुष्य का निर्माण करेगा, कैडर बिल्डिंग करेगा। और वो जो कैडर है वो स्वयंसेवक समाज में जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ेगी एक समाज के जागरूक नागरिक की भांति विशिष्ट जन बनकर नहीं, समाज का सहज दायित्व समझ करके और वो समाज की समस्या के निवारण के लिए काम करेगा। दूसरा, हमने कहा कि हमारे जो समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम है उसमें स्वयंसेवक 10 से 15% है। 75 के परसेंट के आसपास समाज के ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, भले वो संघ के निकट नहीं आए। और आज के वैचारिक युग में सबसे बड़ा विषय ये है कि भारत को सब जानना चाहते हैं, लेकिन देखने के दो दृष्टिकोण हैं। और ठीक भी है, जिसका जो चश्मा होता है वैसे देखता है। अंग्रेज़ों ने जो भारत को देखा वो अपने अंग्रेजियत के चश्मे से देखा, पश्चिम ने भारत को पश्चिमी चश्मे से देखा। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? भारत माने भारत के चश्मे से, भारत की भारतीय अवधारणा, ये एक जो शब्द है कि भारतीयता पर आधारित जो अवधारणा है, तो उस नैरेटिव को, उस विमर्श को समाज तक हम ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए जो जितना आवश्यक उतना हम करते हैं। धन्यवाद नरेंद्र जी भाई साहब। प्रधानाचार्य महोदय, 16 माह हो गए विद्यालय बंद हुए, बच्चे घरों में बंद हैं, उनका सारा जो जीवन था, घर, स्कूल और खेलकूद का मैदान, तो उसमें केवल घर ही बचा, स्कूल और खेलकूद का मैदान भी रुका हुआ है। तो आप उनको कैसे मार्गदर्शन करेंगी कि कैसे घर में रहते हुए भी वो इस प्रक्रिया को जीवंत रखें? धन्यवाद सौरभ जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बच्चे हैं अनमोल, इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश सभी अभिभावक और आचार्य बहनों तक जा रहा है और इतना वरिष्ठ जनों का, सभी श्रेष्ठ जनों का हमको मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात, जैसा कि आपने कहा कि लगातार 16 माह से स्कूल बंद है, सच तो ये है कि पेरेंट्स से डायरेक्ट इंटरेक्ट होने के कारण रेगुलर जो उनके रूटीन वे में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हम लोग फेस करते रहते हैं। उसमें जो पेरेंट्स हमारे सामने बात करते हैं वो ये कहते हैं कि मैम स्कूल कब खुलेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं, जो रिज़ल्ट आ रहा है उनका ये कि पहले जो उत्साह था बच्चों में स्कूल जाने का, टाइम टेबल जो उनका पर्टिकुलर था कि इतने बजे उठना है, इतने बजे रेडी होना है और स्कूल के लिए जाना है, ये रूटीन में जो था वो डिसबैलेंस हो गया है, फुली डिसबैलेंस है। उसका रीज़न ये है कि स्कूल नहीं जाना है। अब ऐसे में जो समय पालन था, जो अनुशासन था, उसमें गिरावट आई है। वो ऐसा परिवार में भी है, बच्चों में भी है। बच्चे भी सोचते हैं कि अब उठना है और उसके बाद डायरेक्ट मोबाइल पे ही जाना है, ब्रश वगैरह किया, नाश्ता किया और मोबाइल यूज़ किया। ऐसे में मैं अभिभावक से, और ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो कि बहनों के लिए तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण वातावरण बन गया है कि स्कूल जब खुला रहता था तो वो सुबह जल्दी जल्दी काम करके अपने बच्चे को भी तैयार करके स्कूल भेज देती थी। 5-6 घंटे के लिए बच्चे भी उनसे दूर रहते थे और उनका काम जो था उस हिसाब से वो सेट करती थी। अभी क्या है कि सुबह का काम तो उनके पास है ही, लेकिन वो 6 घंटे के लिए जो बच्चा बाहर जाता था वो अब उनके पास रहता है, और जो स्कूल में उसको वातावरण मिल रहा था, अब ये वातावरण उनको घर में क्रिएट करना है, और ये क्रिएट करने के बाद घर का भी उनको काम देखना है। तो उनकी तो ड्यूटी जो है वो डबल ट्रिपल हो चुकी है अब। तो मैं इसके लिए माताओं और बहनें जो हैं हमारे, जो पढ़ रही हैं, हमारे टच में हैं, उनको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये ज़रूर है कि आपके क्रियाकलाप में बढ़ोतरी हुई है, आप पहले से ज़्यादा आपको एक्टिव होना है, पहले से ज़्यादा आपको उत्साह लाना है, लेकिन अब इस चैलेंजिंग मोड में, जो चैलेंज का मोड चल रहा है, उसमें तो आपको ये सब कुछ एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, और नहीं भी एक्सेप्ट करेंगी तो इसका सॉल्यूशन इस तरह चिंता से, तनाव से तो कतई नहीं मिलने वाला, इसका समाधान नहीं होने वाला। ये जो समस्या है, वर्तमान को फोकस करने की ज़रूरत है, वर्तमान को फोकस करें। ये जो समस्या है वो अस्थाई नहीं है, ये चिरस्थायी तो बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए इससे डरने की आवश्यकता नहीं, इससे लड़ने की आवश्यकता है। मेरा यही संदेश है सारी माताओं और बहनों से कि आप इस युद्ध से लड़ने की पूरी तैयारी पूर्व में करें, और यही निवेदन है। धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदया। डॉक्टर साहब, परिवारों में बड़ी अशांति हो गई है,
और बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। तो बच्चे वैसे ही जिद करते थे, अगर पेरेंट्स कहते हैं कि ये काम करना है तो कहेंगे नहीं करेंगे अभी। इसमें आप अभिभावकों का मार्गदर्शन करें कि इस स्थिति का कैसे सामना करें। बिल्कुल सही आपने कहा। जब घर में सब लोग इकट्ठे हैं इस समय पे, पहले तो होता था थोड़े समय के लिए पापा भी बाहर चले जाते थे, अब पापा भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, और बच्चे स्कूल चले जाते थे, अब बच्चे भी घर पे ही काम कर रहे हैं। तो सब जब इकट्ठे हैं तो पहली तो बात है, जैसे कि अभी मैडम ने कहा, प्रधानाचार्य मैम ने, कि घर का माहौल अच्छा रखना चाहिए। एक चीज़ और कहेंगे, हमें अपने संस्कारों से आते हुए जो जनरेशन है दूर जाती दिख रही है। ये मौका बहुत अच्छा है जब हम बच्चों को अपने संस्कारों के बारे में बता सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और प्रैक्टिस में ला सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नरेंद्र जी भाई साहब, पहली लहर में भी ये परिस्थिति आई और दूसरी में बहुत ज़्यादा आई कि अपनों ने अपनों को छोड़ दिया। समाज में ऐसा जो परिवर्तन आया, इसमें आप कैसे मार्गदर्शन करेंगे समाज का? एक तो भय तो संक्रमण का, दूसरा एक लगाव का अभाव, जो आत्मीयता रहती थी वो भी कहीं न कहीं थोड़ी ऐसा लग रहा है कम जैसी हो रही है। अब जैसे मैंने कहीं पढ़ा ही था कि 2 भाई थे, तो माँ की देहांत हुआ तो उसको सूचना हुई, तो उसने भाई से कहा चल अब माँ का देहांत हुआ है तुम हो आओ। तो उसने कहा तुम क्यों नहीं आओगे? कहा फिर जब पिताजी का होगा तब मैं आ जाऊँगा। तीसरी लहर की हम लोगों ने बहुत बड़ी तैयारी की है। ग्राम स्तर तक सामाजिक सुरक्षा समितियां, हर गांव में 5-5 लोग, उनको प्रशिक्षण देंगे। ऐसे लाखों लोगों को पूरे देश में, एक 30-35 लाख लोगों को उनको सेलेक्ट करके, और इसके जो प्रारंभिक उनका प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण फिर उनको तृतीय लहर में मुख्य रूप से सामाजिक चेतना और समाज नियंत्रण, माने उस प्रकार का ये कोविड बिहेवियर, जैसे बहन जी ने कहा, भय समाप्त हो, इसका हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़े स्तर पर 1 लाख गाँव तक जाने का हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है। धन्यवाद नरेंद्र जी भाई साहब। प्रधानाचार्य महोदया, लगभग 87% महिलाएं गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं। उनका एक प्रश्न आ रहा है कि जब से कोरोना काल चालू हुआ है तब से उनका जो पर्सनल स्पेस टाइम होता था वो ख़त्म हो गया। तो ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी बहनों के लिए आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसा कि आपने कहा कि 16 माह से ये समस्या चल रही है, वो मैं तो पहले ही कही कि महिलाओं के लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग मोड आ ही गया है कि जो 6 घंटे बच्चे उनसे दूर रहते थे वो भी अब उनके पास ही रह रहे हैं, और जो भी स्कूल से भी गाइडलाइन जाती है और सब कुछ अब उन्हीं को कराना है, सुन के कराना है। घर के लोग मेंबर भी जो दूर दूर भी रहते थे वो भी अब घर में आ चुके हैं और उनको भी उनकी भी सेवा करनी है, और इससे बच भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसका कोई रास्ता तो निकलता ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार तो महिला के ऊपर ही है जो, और बालिका के ऊपर है। अब ऐसे में कुछ परिवार ऐसे भी हो रहे हैं जो बालिकाओं को, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि VIP बनाया जाता है, बालक को बनाया जाता है, वो उनके दिमाग में बसा हुआ है कि ये पढ़ रहा है और इनसे कोई काम नहीं लेना है, ये पढ़ रहा है, ये पढ़ना है, तो वो पढ़ ही रहा है। इसको भी बार बार देखना कि सच में वो पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, बार बार देखना। दूसरी बात यह है कि सामंजस्य ही इसका एकमात्र कारण है, संयम और सामंजस्य। इस समय हर औरत को, हर महिला को बस यही करना है कि उनको उग्र विचार या उग्र बात या ऐसा क्रोध, इसका तो पूरा का पूरा परित्याग कर देना है। मेरा जीवन इस समय सिर्फ ये है कि सेवा करने का समय आया है, और उससे भी ज़्यादा संयम की। हमको अपनी आवश्यकताएं अभी सीमित करने की आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता रहे उतना ही मैं सामान ले आऊं, क्योंकि मुझे अपने बजट को भी बैलेंस बना के रखना है। मालूम नहीं आगे समस्या आने वाली है, हस्बैंड मेरे जो अर्निंग मेंबर हैं वो उतना अभी अर्न कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए उस आगे के लिए भी संचय करना उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। बस ये स्थिति या परिस्थिति और भाव अपने मन में जगाने की आवश्यकता है। यही संदेश मैं अपनी बहनों को देना चाहती हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदया। आज की इस परिचर्चा में आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिले। कुछ नए प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे, उनको आप हमें पुनः भेजिए। अगले अंक 15वें अंक में अगले मंगलवार को पुनः ऐसे ही विशिष्ट महानुभावों के साथ
हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।